खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज अकाउंटिंग फॉर रिसीवेबल्स। बीकॉम पार्ट 1 के अंदर ये चैप्टर पढ़ाया जाता है और इसके अलावा अदर फील्ड ऑफ कॉमर्स जो हैं यूनिवर्सिटीज़ में बीबीए, बीएस कॉमर्स, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस वगैरह, उसमें भी ये चैप्टर पढ़ाया जाता है। तो इसके अंदर हम बात करेंगे कि अकाउंट रिसीवेबल क्या होता है, उसका मैकेनिज्म क्या है, फिर जो मेथड्स हमारे पास यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं उसके ऊपर भी हम बात करेंगे और फिर आइंदा आने वाले लेक्चर में स्टेप बाय स्टेप हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की भी कोशिश करेंगे। 5 ईयर के भी करेंगे, सैम्पल भी करेंगे ताकि स्टूडेंट को समझने में आसानी हो। तो सबसे पहले देखें कि रिसीवेबल क्या है। रिसीवेबल को किसी जगह पर आप लिखा हुआ पाएंगे एक नाम, दैट इज ट्रेड रिसीवेबल्स, यानी कि अकाउंट रिसीवेबल को ट्रेड रिसीवेबल्स भी कहा जाता है। ये क्या होता है कि जब आप सेल करते हो, जब आप मर्चेंडाइज या इन्वेंट्री या गुड्स वगैरह सेल करते हो या कोई सर्विसेज देते हो, उसके बदले में जो आप कैश से रिसीव कर लेते हो वो तो कैश सेल्स हो गई, ठीक है जी। यानी कि डायरेक्टली आपको कैश मिल गया, जो रेवेन्यू हुआ, जो कैश पर दिया या कैश पर सर्विस दी या सेल बेची आपने, वो आपकी क्या हो गई, कैश सेल। यहाँ पर तो कोई आपको मसला नहीं है क्योंकि डायरेक्टली पैसे मिल गए। लेकिन अगर बात करें क्रेडिट सेल्स की, क्रेडिट का मतलब उधार होता है, उधार पर बेचना, उधार पर सर्विसेज देना। अब जब उधार पर आपने सर्विस दी है तो क्या होगा कि आपने फौरन पेमेंट नहीं लेनी, एक स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट को पेमेंट लेनी है। जब स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट को पेमेंट लेनी है तो वो डेट जितनी ज्यादा, यानी कि वो टाइम पीरियड जितना ज्यादा होगा उतना ही आपको क्या होगा, रिस्क ऑफ डिफॉल्ट होगा। रिस्क ऑफ डिफॉल्ट से क्या मुराद है कि हो सकता है कि आपने 10 बंदों को उधार पर सेल किया है, उसमें से 2 बंदे जो हैं वो पैसे ना दे रहे या पैसे देने में लेट कर रहे हो, तो उसमें आपकी अकाउंटिंग के अंदर जो वर्ड यूज किया जाता है दैट इज बैड डेट्स। कि आपका बैड डेट्स हो गया, बैड डेट्स लॉस है जो कि आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर, इनकम स्टेटमेंट के अंदर एस्टिमेशन की बेस के ऊपर रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है जी। तो यानी कि आप इसको इस तरीके से समझें कि अगर कैश पर सेल होगी और मैंने किसी बंदे को फॉर एग्जांपल कैश पर सेल किया और सामान खराब है, तो नॉर्मली केसेस में वो अगर मुझे रिटर्न करेगा तो रिटर्न नहीं होगा जब तक हमारा एग्रीमेंट नहीं हुआ कि अगर माल खराब हुआ तो रिटर्न करेंगे। बट इन द केस ऑफ क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल्स में क्या होता है कि एक्टिव अकाउंट से आना जाना लगा रहता है, पैसे नहीं दिए, माल में कोई डिफॉल्ट है तो क्या होगा कि पैसे वापस आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप ये बात याद रखें, अगर मैं टोटल सेल्स की बात करूं, टोटल सेल्स में कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स दोनों है। कैश सेल्स, कैश डायरेक्टली आपके पास रिसीव हो गया, क्रेडिट सेल जो उधार पर बेचा। दूसरा फॉर्मूला क्या, नेट क्रेडिट सेल्स, यानी कि क्रेडिट सेल में से जो उधार पर बेचा है उसमें से सेल रिटर्न हो जाए। जो मैंने बात की कि आपके पास कैश पर अगर बिका, माल रिटर्न हो गया तो रिटर्न नहीं करते नॉर्मली केसेस में। अगर कोई एग्रीमेंट है बायर और सेलर का तो कर लेंगे, लेकिन अगर क्रेडिट सेल में क्योंकि पैसे तो नहीं आए तो उसमें अगर माल खराब हुआ और रिटर्न किया तो उसको आप माइनस करते हो, देन जाकर आप निकालते हो नेट क्रेडिट सेल। यानी कि इसकी एग्जांपल आप इस तरीके से समझें कि जब आप शहद की मक्खी के छत्ते से शहद निकालते हो तो उसको सही से साफ करते हो और खालिस एक शहद निकालते हो, पूरा तो वो नहीं इस्तेमाल करते आप, तो वो जो खराब चीज थी वो आपने निकाल दी और एक खालिस चीज, ओरिजिनल चीज आपने छान कर लिया, दैट इज नेट क्रेडिट सेल। इसकी एग्जांपल इस तरीके से समझें। तो बैड डेट्स एक्सपेंस जो है वो रिकॉर्ड किए जाएंगे, यानी कि बैड डेट्स एक्सपेंस क्या चीज है, वो इररिकवरेबल अमाउंट है, इररिकवरेबल अमाउंट है या अनकलेक्टिबल अकाउंट से जो कि आपको अपने जिन लोगों से या जिनको आपने बेचे उनसे रिसीव नहीं हुई, वो वाली अमाउंट क्या कहलाती है, बैड डेट्स एक्सपेंस कहलाती है। तो बैड डेट्स एक्सपेंस को जो रिकॉर्ड किया जाता है, यानी कि जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपकी की जाती है,
उसके दो तरह के मेथड होते हैं। देखते हैं कि वो दो तरह के मेथड कौन कौन से हैं और उनकी एंट्रीज क्या हैं और उनकी कंप्यूटेशन में वर्किंग क्या होगी। बात करते हैं अकाउंट रिसीवेबल के मेथड्स की जिसके थ्रू आपकी वर्किंग की जाती है। आपके पास दो मेथड होते हैं, डायरेक्ट राइट ऑफ मेथड होता है, रिटन ऑफ मेथड भी आप इसको कह सकते हैं। ये वाला मेथड आपके कोर्स में शामिल नहीं है, यानी कि बीकॉम के कोर्स में शामिल नहीं है। ये उन बिजनेसेस के अंदर इस्तेमाल किया जाता है जहां पर बैड डेट एक्सपेंस नॉर्मली नेग्लिजिबल होते हैं। तो इसको हमने सिर्फ एंट्री के तौर पर या इंफॉर्मेशन के तौर पर पढ़ना है। गैप और आईएएस के अंदर भी इसको ज़्यादा प्रेफरेबल नहीं किया जाता। दूसरी बात ये कि मैचिंग प्रिंसिपल भी इससे मतलब एक्सेप्ट नहीं होता है या उसका काम इससे नहीं चलता है। तो ये तो आपके मेथड में आपके कोर्स में शामिल नहीं है, लेकिन जो अलाउंस मेथड है वो आपके कोर्स के अंदर शामिल है। आईएएस यानी कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, गैप जनरली एक्सेप्टेबल अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है स्टैंडर्ड, उनके हिसाब से ये जो है वो प्रेफरेबल है। अलाउंस मेथड में आप जो डायरेक्ट राइट ऑफ मेथड तो उसमें जो एंट्री बनती है वो बैड टैक्स एक्सपेंस डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट है, यानी कि अकाउंट रिसीवेबल को जिस शख्स का भी अकाउंट था उसको डायरेक्टली राइट ऑफ कर दिया। क्योंकि जब आप क्रेडिट पे सेल्स करते हो, जब आप क्रेडिट पे सेल करते हो तो आप एंट्री क्या बनाते हो, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट होता है आपका और सेल्स आपकी क्रेडिट होती है। ठीक है जी, तो आपने उसको डायरेक्टली रिटर्न ऑफ कर दिया कि फॉर एग्जांपल उसमें से पैसा रिकवर नहीं हो पाया, तो ये बड़ा था डेबिट, कम होगा तो क्रेडिट, क्लोज कर रहे हैं क्योंकि आप अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। और बैड टैक्स एक्सपेंस आपका क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो डायरेक्ट रिटर्न ऑफ की एग्जांपल तो ये हो गई। लेकिन अगर हम बात करें अलाउंस मेथड की तो उसकी एंट्री बनती है बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, सेम मेथड इज डायरेक्ट रिटर्न ऑफ। लेकिन क्रेडिट में अलाउंस फॉर बैड डेट्स एक्सपेंस होगा। अलाउंस फॉर बैड डेट्स जो है वो कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है, यानी कि आपका जो एसेट था इंक्रीज हुआ था उसको कम करने वाला अकाउंट है, क्योंकि बैलेंस शीट का आइटम है ये और ये किसका आइटम है, इनकम स्टेटमेंट का। वहां एक्सपेंसेस में जाते हैं या बैलेंस शीट में अकाउंट रिसीवेबल को माइनस करता है, यानी कि अकाउंट रिसीवेबल के अमाउंट से माइनस होता है। अच्छा, इसकी वर्किंग दो तरीके से होती है, यानी कि बैलेंस शीट अप्रोच और इनकम स्टेटमेंट अप्रोच। बैलेंस शीट अप्रोच में यूसीए यानी कि अनकलेक्टेबल अकाउंट्स या अमाउंट। तो बैलेंस शीट में जब आप उधार पे बेचते हो तो आपको क्या रिसीव करना पड़ता है, अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल किसका आइटम हुआ, बैलेंस शीट का, तो इस वजह से उसको क्या कहा गया, बैलेंस शीट अप्रोच। तो जो आपका अकाउंट रिसीवेबल एंडिंग है, क्लोजिंग है, उसके ऊपर जो रेट गिवन होगा वो लगाओगे, उससे पता लगेगा कि कितनी आपकी अमाउंट है जो कलेक्टिबल नहीं है, इररिकवरेबल है, यानी कि जो मिलने वाली नहीं है या लॉस है। बट अगर बात करें इनकम स्टेटमेंट की तो इनकम स्टेटमेंट तो अकाउंट रिसीवेबल नहीं आता, वो तो बैलेंस शीट का आइटम है, एसेट है। तो आप जो क्रेडिट सेल्स करते हैं वो तो इनकम स्टेटमेंट का आइटम है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो बैड टैक्स एक्सपेंस की डिटरमिनेशन होगी वो किस पे होगी, सेल्स मल्टीप्लाई बाय रेट की। क्यों, क्योंकि सेल जो है वो इनकम स्टेटमेंट का आइटम है। तो ये मेथड जो है वो फॉलो किए जाते हैं किसमें, आपके कोर्स के अंदर। इसको तो फॉलो आप नहीं करते हैं, इसी के ऊपर हम वर्किंग करेंगे स्टेप बाय स्टेप। क्वेश्चन भी हम बैलेंस शीट अप्रोच पे भी देखते हैं सिंपली, और इनकम स्टेटमेंट का भी। और पहले मैं बताऊंगा भी कि बैलेंस शीट अप्रोच जब आप यूज करेंगे या उससे क्वेश्चन करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप आपने किन चीजों का ध्यान रखना है, और इनकम स्टेटमेंट जब करेंगे तो उसमें किन चीजों का ध्यान रखना, और फिर दोनों में फर्क किस चीज का आएगा। तो जनाब अब हमारे पास क्या है, अलाउंस मेथड कितने स्टेप से सॉल्व होगा, यानी कि बैलेंस शीट अप्रोच से। अलग अलग बता रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है जी, अलाउंस मेथड में बैलेंस शीट अप्रोच को सॉल्व करने के 5 स्टेप हैं। स्टेप नंबर 1, अगर
क्वेश्चन के अंदर जर्नल एंट्रीज या ट्रांजैक्शन गिवन है और बोला हुआ है, तो आप सबसे पहले जर्नल एंट्रीज बना लें। सेकंड स्टेप में आप क्या करें, फाइंड एंडिंग बैलेंस ऑफ अकाउंट रिसीवेबल। ठीक है जी, अगर दिया हुआ है तो वेरी गुड, नहीं दिया हुआ तो आप फाइंड करें विद द हेल्प ऑफ टी अकाउंट। थर्ड स्टेप के अंदर आपके पास जो क्लोजिंग अकाउंट रिसीवेबल ऊपर स्टेप 2 से आया होगा या गिवन होगा, उससे अनकलेक्टेबल अमाउंट या अमाउंट आप निकाल लें रेट अप्लाई करके। ठीक है जी, यानी कि अकाउंट रिसीवेबल क्लोजिंग यहां से निकल जाएगा, रेट अप्लाई करेंगे तो यानी कि अनकलेक्टेबल अमाउंट आपके पास आ जाएगी, जो कि आपको रिकवर नहीं होने वाली, सिंपल अल्फाज में बैड डेट्स एक्सपेंस। उसके बाद आप क्या करें, स्टेप 4 के अंदर नाउ सेट अप अलाउंस फॉर बैड डेट्स टी अकाउंट। अलाउंस फॉर बैड डेट्स का टी अकाउंट आप सेटअप करें। यहां मैं आपको बता देता हूं कि फॉर एग्जांपल आपने अलाउंस फॉर बैड डेट्स का टी अकाउंट सेटअप किया और ये जो रेट अप्लाई करके अकाउंट रिसीवेबल क्लोजिंग के ऊपर ये जो अमाउंट आई थी, इसको एज अ क्लोजिंग बैलेंस शो करें, क्योंकि अकाउंट रिसीवेबल है, कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है, उसका ओपनिंग तो यहाँ होगा, क्लोजिंग यहाँ होगा, तो एज अ क्लोजिंग बैलेंस आप शो करें। उसके बाद क्या करें, ये टी अकाउंट बना हुआ है, मिटा देगा। फिफ्थ स्टेप में पोस्ट अदर रेलेवेंट एंट्रीज टू फाइंड आउट द बैलेंसिंग फिगर, यानी कि आपके पास मजीद जो अगर इसका ओपनिंग बैलेंस है पहले से गिवन है और रेलेवेंट अलाउंस फॉर बैड डेट्स की एंट्रीज हैं, वो पुट करके इसका बैलेंसिंग फिगर निकाल दें, यानी कि क्रेडिट साइड पर जो वैल्यू अपीयर होगी वो क्या कहलाएगी, बैड डेट्स एक्सपेंस कहलाएगी यहां पर। व्हाट इफ जो आपने क्लोजिंग का ये जो बैलेंस निकाला और यहां लिख दिया, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं 100 रुपए आया और ओपनिंग में कुछ नहीं है, अदर रेलेवेंट एंट्रीज भी नहीं है, तो ये जो क्लोजिंग है 100, ये आपका बैलेंसिंग फिगर में क्या हो जाएगा, इस साल का या इस टाइम पीरियड का बैड डेट्स एक्सपेंस कहलाएगा। तो अगर कोई कंफ्यूजन हो तो इस हवाले से सवाल लाजमी पूछें, इसके ऊपर अभी सवाल करेंगे तो हमें बात क्लियर हो जाएगी। तो ये हमारे 5 स्टेप होते हैं अलाउंस मेथड बाय बैलेंस शीट अप्रोच को ट्रीट करने के। तो इसके बाद हम स्टेप्स देखते हैं इनकम स्टेटमेंट अप्रोच के। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे नंबर 2 अलाउंस मेथड बाय इनकम स्टेटमेंट अप्रोच। इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, 2 स्टेप है। स्टेप नंबर 1 प्रिपेयर जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्रीज आप बनाएं अगर रिक्वायर्ड है किसमें, क्वेश्चन में। स्टेप 2 क्या है, आप कैलकुलेट करें बैड डेट्स एक्सपेंस को बाय यूजिंग फार्मूला, पहले भी बताया था, यानी कि बैड डेट्स एक्सपेंस इज इक्वल टू नेट क्रेडिट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। यहां पर मैंने माइनस का मल्टीप्लाई लगाया हुआ है, तो इसको आप टी कर लें ताकि ये माइनस ना लगे। नेट क्रेडिट सेल्स के ऊपर रेट आपका अप्लाई होगा। देखें इनकम स्टेटमेंट अप्रोच में और बैलेंस शीट अप्रोच में ज्यादा फर्क नहीं है, सिवाय ये बैड डेट्स एक्सपेंस कैलकुलेट करने के, कि यहाँ पर बैड डेट्स एक्सपेंस कैलकुलेट किया जाता है नेट क्रेडिट सेल्स के ऊपर, बैलेंस शीट अप्रोच में कैलकुलेट किया जाता है अकाउंट रिसीवेबल एंडिंग की अप्रोच के, अकाउंट रिसीवेबल क्लोजिंग के बैलेंस के ऊपर। दूसरी बात, यहाँ वहां टी अकाउंट बनाते थे, यहाँ आपको जब तक क्वेश्चन में रिक्वायर्ड नहीं है टी अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है इन द केस ऑफ इनकम स्टेटमेंट अप्रोच। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपकी जो एडजस्टिंग एंट्री है बैड डेट्स एक्सपेंस की वो डायरेक्टली बना दी जाती है, तो ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, बहुत आसान सा है। इसके ऊपर हम अभी क्वेश्चन करते हैं, एक सिंपल सा क्वेश्चन बैलेंस शीट अप्रोच से, एक इनकम स्टेटमेंट अप्रोच से, ताकि हमें दोनों के दरमियान फर्क वाज़ेह हो जाए कि अच्छा ये वर्किंग की जाएगी। एक सिंपल सा क्वेश्चन है जो कि बाय यूजिंग 5 स्टेप जो मैंने आपको बताया उससे हमने सॉल्व करना है।
क्वेश्चन में आपको क्या कह रहे हैं, क्रेडिट सेल 3 लाख की हुई है, कैश सेल्स आपकी 1 लाख है, कैश कलेक्शन 140 है, सेल्स रिटर्न आपकी 15,000 की है, सेल डिस्काउंट आपका 10,000 है। अब में कंडीशन क्या दे रहा है, अनकलेक्टेबल अमाउंट यानी कि यूसीए टू बी एस्टिमेटेड 5% ऑन अकाउंट रिसीवेबल क्लोजिंग के ऊपर लगेगा। रिक्वायर्ड में कह रहे हैं एडजस्टिंग एंट्री बनाओ किसकी, बाइट टू रिकॉर्ड बैड डेट्स एक्सपेंस की, ईयर एंड को यूजिंग 5 स्टेप जो अभी मैंने आपको बताया। तो 5 स्टेप में सबसे पहले स्टेप क्या के रिक्वायर्ड होगा, तो सबसे पहले एंट्रीज बनाएंगे। तो सबसे पहले आप बना लें जनरल एंट्रीज, यानी कि यहां पर मैं आपको स्टेप 1 लिख देता हूं। स्टेप 1 जनरल जर्नल। तो आपके पास सबसे पहले जो एंट्री बनेगी दैट इज क्रेडिट सेल पे, उधार पर सेल करेंगे, सेल इनकम है, इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट, उधार पर पैसे नहीं है, अकाउंट रिसीवेबल बढ़ गया तो अकाउंट रिसीवेबल हो गया डेबिट बाय ₹3 लाख, और सेल्स आपकी हो गई क्रेडिट बाय ₹3 लाख। तो यहाँ पर आप नरेशन बना देंगे, मैं नरेशन नहीं बना रहा, तो रिकॉर्ड गुड्स सोल्ड या सेल ऑन क्रेडिट। नंबर 2 कैश सेल, कैश पर आपने सेल की है तो सेल हो गई इनकम, इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट, तो सेल्स हो जाएगी क्या क्रेडिट बाय ₹1 लाख, और कैश पर किए तो कैश आ गया, कैश एसेट है, एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है। तो रिकॉर्ड गुड्स या मर्चेंडाइज सोल्ड ऑन कैश। नंबर 3 पे जो आपने उधार पर बेचे उसकी आप क्या कर रहे हो 140 की कैश कलेक्शन कर रहे हो। जब आप कैश कलेक्शन कर रहे हो तो कैश आपके पास आ रहा है, कैश डेबिट बाय ₹140। उसके बाद आपके पास क्रेडिट क्या हो जाएगा, अकाउंट रिसीवेबल, इतना रिसीव करना था उसमें से इतना रिसीव कर लिया तो अकाउंट रिसीवेबल बढ़ा था, डेबिट कम हो जाएगा तो क्रेडिट हो जाएगा बाय ₹140। 3 एंट्री हो गई। चौथी एंट्री क्या है, सेल्स रिटर्न, जो सेल की थी, अभी मैंने कॉन्सेप्ट में आपको पीछे बताया, कैश सेल पर नॉर्मली आपका रिटर्न नहीं होता है, रिसीवेबल यानी कि उधार पर जो बेचा उसी पर रिटर्न होगा, तो सेल्स रिटर्न है, बेचा हुआ माल वापस आ गया, इसको हम नॉर्मली बोलते हैं एक्सपेंस, एक्सपेंस बढ़ता तो डेबिट है, बट इसकी ओरिजिनल जो नेचर है सेल रिटर्न की वो कॉन्ट्रा रेवेन्यू है, आपके रेवेन्यू को कम कर रहे हैं, यानी कि आपके पैसों की कलेक्शन नहीं होगी, तो सेल्स रिटर्न आपका क्या हो गया डेबिट हो गया बाय ₹15,000, और अकाउंट रिसीवेबल आपका क्रेडिट हो गया, यानी कि इतनी कलेक्शन आपको होने वाली नहीं है क्योंकि माल आपका आ गया वापस। उसके बाद 5th में आपको क्या कह रहा है कि सेल्स डिस्काउंट हो गया, बेचने पर डिस्काउंट दे दिया आपने जितना भी बेचा उस पर कुछ अमाउंट आपने जो डिस्काउंट दे दिया तो वो आपको रिकवर नहीं हुआ, आपके पास नहीं आया, इसका मतलब है वो रिसीवेबल भी आपका कम हो गया। सेल डिस्काउंट है, एक्सपेंस है, बढ़ता है तो डेबिट, सेल डिस्काउंट डेबिट बाय ₹10,000, और उसके बाद अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट बाय ₹10,000। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, जिसके अंदर आपने क्या करना था, एंट्रीज बनानी है। सेकंड स्टेप आपके पास क्या होता है कि आप अकाउंट रिसीवेबल का एंडिंग यानी कि क्लोजिंग बैलेंस निकालें, ताकि उसके ऊपर जो रेट आपके पास 5% ये जो गिवन है वो अप्लाई करके आप अनकलेक्टेबल अमाउंट निकाल सकें। तो एंडिंग बैलेंस निकालना पड़ेगा, तो स्टेप 2 के अंदर आप क्या बनाएंगे, उसका टी अकाउंट। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्टेप 2 में आपका टी अकाउंट बनेगा अकाउंट्स रिसीवेबल का अकाउंट रिसीवेबल का टी अकाउंट बनाएंगे, अकाउंट रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस या अकाउंट रिसीवेबल ओपनिंग नहीं था। उसके बाद अकाउंट रिसीवेबल
वन में डेबिट हुआ किसकी वजह से, सेल्स की वजह से, कितने का, 3 लाख का, ये रहा। उसके बाद सेकंड में नहीं है, थर्ड में क्रेडिट हुआ किसकी वजह से, कैश की वजह से, कितने का, 140 का, क्योंकि आपने कैश कलेक्शन की थी, ये रहा। उसके बाद फिर फोर्थ में भी अकाउंट रिसीवेबल क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है किसकी वजह से, सेल्स रिटर्न की वजह से, बेचा हुआ माल वापस आ गया 15,000 का, ये रहा। उसके बाद आपने सेल डिस्काउंट दिया, फिर क्रेडिट हुआ, तो यहाँ पर सेल्स डिस्काउंट की वजह से आपका 10,000 से अकाउंट रिसीवेबल कम हो गया, यहाँ पर ये आपने रिकॉर्ड कर दिया। उसके बाद आप क्या करते हैं, ये टोटल अमाउंट 3 लाख है, ये 140 और उसमें आप 10 और 15 25 आप प्लस करवा देंगे तो 61 65 हो जाएगा। तो बड़ी साइड है ये, तो बड़ी साइड को मैं लिखूंगा दोनों साइड, यानी कि 3 लाख यहाँ भी टी अकाउंट का रूल आप लोग जानते हैं, 3 लाख, ठीक है जी। उसके बाद अगर आप माइनस करवाएंगे 3 लाख में से 165 को, तो आपके पास ये जो बड़ी साइड होती है यहाँ पर क्या आता है, बैलेंस बीडी माइनस करके आएगा 135 और यहाँ पर आता है बैलेंस सीडी यानी कि 135। तो ये जो सीडी है यही आपका क्या है, क्लोजिंग बैलेंस है। तो आपका क्लोजिंग बैलेंस कितना आ गया, 1,35,000 आ गया, आपने डिफरेंस करके निकाल दिया। उसके बाद आपका जो थर्ड स्टेप होता है वो क्या होता है, अनकलेक्टिबल अमाउंट निकालना होता है, यानी कि यहाँ पर हम थर्ड स्टेप कर लेते हैं, स्टेप 3। जो आपके पास अनकलेक्टिबल अकाउंट्स का फॉर्मूला होता है, दैट इज अकाउंट रिसीवेबल क्लोजिंग मल्टीप्लाई बाय रेट। तो अकाउंट रिसीवेबल क्लोजिंग आपके पास है 135 मल्टीप्लाई बाय रेट आपका 5%। तो अनकलेक्टिबल अकाउंट्स जो है आपके पास आ जाएंगे, इसको आप कैलकुलेट कर लें। जब आप इसको कैलकुलेट 6,750 आपके पास आ जाएगा, अनकलेक्टिबल अकाउंट्स का बैलेंस आ जाएगा। तो ये 3 स्टेप हो गए। स्टेप 1 एंट्रीज रिकॉर्ड कर ली, स्टेप 2 में आपने अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस निकाला, बैलेंस निकालकर आपने 6,750 अप्लाई कर दिया, यानी कि आपने बैड डेट एक्सपेंस की अमाउंट निकाल दी। स्टेप 4 के अंदर क्या बात थी कि आपने क्या करना है, अलाउंस फॉर बैड डेट्स का टी अकाउंट बनाना है और उसके अंदर इसको, ये जो आपकी अमाउंट निकली है इसको एज अ क्लोजिंग बैलेंस इंटर करना है। तो यहाँ पर जगह नहीं है, एंट्रीज का कोई काम नहीं है, एंट्रीज को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। यानी कि स्टेप नंबर 4 की तरफ आ जाते हैं। स्टेप 4 में आप टी अकाउंट बनाते हैं, अलाउंस फॉर बैड डेट्स का। तो अलाउंस फॉर बैड डेट्स का टी अकाउंट आप बनाएं तो देखें क्या आपके पास ओपनिंग बैलेंस है, नहीं, आपके पास तो कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं है। तो इसी को आप क्या करेंगे, एज अ क्लोजिंग बैलेंस रिकॉर्ड करेंगे, यानी कि क्लोजिंग 6750, यानी कि इसको आपने 6750 एज अ क्लोजिंग रिकॉर्ड कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों साइड यही अमाउंट आई 6750 6750, ये क्लोजिंग था और आपके पास जो है ओपनिंग कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट ये 4th स्टेप था। 5th स्टेप आप इसको क्या करेंगे, पोस्ट कर देंगे स्टेप नंबर 5 में, यानी कि अलाउंस फॉर बैड डेट्स का
ही आपका टी अकाउंट बनेगा और उसके अंदर आप बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। आप यहाँ पर भी निकाल सकते हैं, यानी कि इसको अलग से करके बता देते हैं। अलाउंस फॉर बैड डेट्स। तो आपके पास कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं था, ओपनिंग बैलेंस नहीं था। क्लोजिंग आपके पास था क्या, 6750। तो मैंने क्या कहा, बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर का मतलब आमने सामने इधर, यानी कि उस स्टेप में बताया था, वीडियो प्रीवियस में जाकर आप रिवर्स करके देख भी सकते हैं कि मैंने क्या बात बताई थी कि क्लोजिंग है अगर दूसरी जो चीजें हैं रेलिवेंट अकाउंट नहीं है, तो जो क्लोजिंग बैलेंस है वही बैलेंसिंग फिगर में आपका क्या होगा, बैड डेट्स एक्सपेंस होगा, यानी कि 6750। अगर इधर कुछ ओपनिंग बैलेंस होता तो उसमें हम क्या करते हैं कि प्लस माइनस करवाकर एक बैड डेट्स का बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं था। तो इसको आप क्या कर लेंगे, क्लोज कर देंगे 6750, इधर भी और इधर भी 6750। तो ये आपके पास अकाउंट आ गया 6750 का, यानी कि इसको मैं और हाईलाइट कर देता हूँ, रेड से मैं इसके ऊपर निशान डाल देता हूँ। ये आपके पास क्या हो जाएगा, बैड डेट्स एक्सपेंस हो जाएगा इस पीरियड का। तो इस पीरियड का ये बैड डेट्स एक्सपेंस है, तो अगर आप इसके ऊपर एंट्री बनाना चाहेंगे तो एडजस्टिंग एंट्री बनेगी। एडजस्टिंग एंट्री में इस टी अकाउंट को मिटाकर बना देता हूँ। बैड डेट्स एक्सपेंस की एडजस्टिंग एंट्री आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, बचपन से मुराद यानी कि फर्स्ट ईयर से। एडजस्टिंग एंट्री, एडजस्टिंग एंट्री क्या होती है, अलाउंस मेथड में फिक्स एंट्री होती है, यानी कि बैड डेट्स एक्सपेंस डेबिट अमाउंट कितनी आई थी 6750 और अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट 6750 से टू एडजस्ट बैड डेट्स एक्सपेंस। तो ये आपका बैलेंस शीट अप्रोच है बैड डेट्स अकाउंट का, यूजिंग 5 स्टेप का पूरा क्वेश्चन हमने एक सिंपल अप्रोच से किया है। आई होप कि इसके अंदर आपको कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। आइंदा आने वाली वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम एक सिंपल सा क्वेश्चन बैड डेट्स एक्सपेंस का इनकम स्टेटमेंट अप्रोच से भी करेंगे, और इसके अंदर जो आगे अप्रोचेज हैं, यानी कि रिकवरी हो जाती है, कैश कलेक्शन हो जाती है, एजिंग शेड्यूल बनता है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इस टॉपिक के ऊपर डिमांड की थी, तो इसके ऊपर हमने एक सिंपल सा लेक्चर डाला है। फिर भी अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप बार बार क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके अलावा YouTube चैनल जो है वहाँ पर तो आप क्वेश्चन कर ही सकते हैं, लेकिन जो मेरा फेसबुक के ऊपर चैनल है सर उमर मुगल के नाम से, उसको भी आप फॉलो करें, लाइक करें। उसके ऊपर भी आप डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं किसी भी टॉपिक के हवाले से।